हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पेरिस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यदि आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर, जिसमें कि हम लोग एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है गॉस थ्योरम। ठीक है, पूरा नाम लिया जाए तो कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र तथा गॉस वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। ठीक है, गॉस का सिद्धांत भी कहते हैं। तो देन इस चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त स्टार्ट तो मैंने कर रखा है, इसमें आपको 2-3 लेक्चर आपको मिल भी जाएंगे। मैं इसके आगे आज जो गॉस लॉ के एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर बात करने वाला हूं। ठीक है बेटा, गॉस के जो एप्लीकेशंस है उसके अंदर बात करने वाला हूं। गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक एप्लीकेशन मैंने डिस्कस कर रखा है जिसमें आपको फार्मूला मिलता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, ड्यू टू मतलब एक अनंत लंबाई के किसी चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, तो यानी कि जो फाइंड आउट होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। ये फार्मूला हमें मिलता है, ये फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव कर रखा है। ठीक है, तो अब इस केस में इससे आगे अगली हेडिंग की ओर चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अगली हेडिंग। ठीक है, हेडिंग क्या है बेटा? यदि हेडिंग की बात करें, ठीक है, यदि हम लोग हेडिंग की बात करें तो हम लोग हेडिंग के अंदर शुरू करने वाले हैं अनंत विस्तार की अनंत अनंत विस्तार की अनंत विस्तार की अनंत विस्तार की समतल आवेशित अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, ये मेन हेडिंग है हमारे पास, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक को हम लोग शुरू करने वाले हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी टॉपिक इसके अंदर हम ऐड करेंगे जिसका नाम है पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है बेटा, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, अब क्या होता है पृष्ठ आवेश घनत्व? ठीक है बेटा, पृष्ठ आवेश घनत्व, इसकी परिभाषा आप पहले समझ लीजिए कि सर क्यों ही आवश्यक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें क्यों समझना है या क्या ये आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज समझिए, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इस केस में इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इस फिनोमिना को यूज करेंगे, इसके अंदर इस डेरिवेशन के अंदर यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इस डेरिवेशन के अंदर यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सर आ कहां से रहा है। तो सबसे पहली चीज समझिए कि किसी एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। मतलब यदि मान लीजिए एक पृष्ठ हमारे पास है, यह पृष्ठ है हमारे पास, इस पृष्ठ का एकांक क्षेत्रफल ले लिया, इसकी लंबाई 1 और चौड़ाई 1। ठीक है, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई का ये क्षेत्रफल लिया, ये एरिया लिया, और इस एरिया में जितना आवेश उपस्थित होगा वही इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहलाएगा। ठीक है, जितना आवेश इसमें उपस्थित होगा वही इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहलाएगा। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है? अब इस केस में इतनी बातें याद रखिएगा। अब इस केस में इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो परिभाषा देख लेते हैं थोड़ा ध्यान से। ठीक है बेटा, परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा देखिए, Q आवेश Q
यदि कोई आवेश Q, यदि कोई आवेश Q किसी क्षेत्रफल A में, क्षेत्रफल A में समान रूप से वितरित है तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश, क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश, क्षेत्रफल विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं सिग्मा इक्वल टू Q अपान ए, सिग्मा इक्वल टू Q अपान ए होता है। ठीक है बेटा, सिग्मा इक्वल टू Q अपान ए होता है। मतलब यदि आप देखो ध्यान से, यहां पर यदि a की वैल्यू 1 हो जाए, a इक्वल टू 1 ले लिया जाए, यानी a का मान एकांक हो जाए, और a का मान जैसे ही एकांक होगा उस केस में सिग्मा इक्वल टू Q हो जाएगा। क्या बोलो बेटा, सिग्मा इक्वल टू Q हो जाएगा। वही बात लिखी गई है, यदि कोई आवेश Q किसी क्षेत्रफल A में समान रूप से वितरित है तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल मतलब A की वैल्यू 1 हो गई, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा, ठीक है बेटा, सिग्मा ऐसे बनाते हैं, आधा 9 बनाइए। ठीक है, सिग्मा या फिर ऐसे लिख दीजिए, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब जो अच्छा लगे आप वैसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू Q अपान ए होता है, और सिग्मा यदि A की वैल्यू एकांक हो जाए तो सिग्मा इक्वल टू Q हो जाएगा। तो जो आवेश की मात्रा है वही क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। क्लियर है इतनी बातें? यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अब बात ही आती कि ये जो सिग्मा है, सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए होता है, तो इसका मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है, और ये जो A है, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है ना भाई। तो सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और A क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी अर्थात हम लिख सकते हैं कूलाम मीटर पावर -2, कूलाम मीटर पावर -2 लिखा जा सकता है। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? कूलाम मीटर पावर -2। ठीक है, उसके साथ साथ हम यहां पर और भी चीजें लिख सकते हैं, और वो क्या है? वो है इसकी बीमा, डायमेंशन जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना। डायमेंशन इसका कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में यदि अच्छे मार्क्स करने हैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स आप ऐड करते जाओगे। तो ऐड करने से फायदा ये होगा कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स एग्जाम टाइम में कहीं से इधर उधर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, जो आपके नोट्स में ही आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो यानी Q अपान ए, Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है,
और कूलाम की विमा AT होती है। ठीक है बेटा, और ये A क्षेत्रफल है तो L2 आ जाएगा, यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट होके क्या बनेगा, L माइनस टू टी ए। क्लियर है बेटा, बोलो यहां तक में कोई दिक्कत बताइए? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है तो आइए चलते हैं फिर मेन टॉपिक की ओर। हाँ, अभी ये बात याद रखिएगा क्योंकि मैं यूज करूंगा बीच में, तो आपको ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसा कि मेन टॉपिक तो हमारे पास ये था, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, फिर से एक बार लिख लेते हैं। अनंत विस्तार की हेडिंग क्या थी बेटा हमारे पास? अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट, अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है बेटा, ये रहा हमारा मेन हेडिंग। ठीक है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पे एक वर्ड यूज करेंगे, उस वर्ड को याद रखिएगा। अब आइए समझिए, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर, ये रहा, मान लेते हैं ऐसा बना लीजिए आप। ठीक है, ये अनंत विस्तार की समतल, ठीक है, और अच्छा से बनाते हैं। ठीक है, मेरी डायग्राम बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो थोड़ा सा फेवर मैं चाहता हूं इस चीज को लेकर। कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा आप लोग, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बस डायग्राम को लेकर थोड़ा सा इशू होता है। ठीक है बेटा, ये रहा हमारे पास। ठीक है, ये रहा अनंत विस्तार का समतल, अनंत विस्तार का है। ठीक है, मतलब लंबाई कितनी है, अनंत है। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर, अचालक है लेकिन इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, मतलब जहां भी उठाओगे आवेश की मात्रा समान ही मिलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब सब जगह आवेश की मात्रा कैसी है, इक्वल है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ठीक है बेटा, आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इस तरीके से। ठीक, एक समान रूप से आवेशित, चादर है ये। ठीक है, अब तो समझ ही गए होगे, लेकिन फिर भी बना दिया जाए, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। अब इस केस में अनंत विस्तार का है, लेकिन इस पर ऐसे कंडीशन तो अप्लाई होगी नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस लॉ, और गॉस लॉ के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और क्लोज सर्किट तो ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि अनंत विस्तार का है तो क्लोज तो होगा नहीं। ठीक है, अनंत विस्तार का है तो क्लोज तो नहीं हो सकता ना। यदि क्लोज नहीं हो सकता है तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। ठीक है, जो इसमें से होकर बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, एक गॉसियन पृष्ठ जो इसमें से होकर बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और अच्छा कर सकते हैं इसको, इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए। डॉटेड लाइन से दिखाने के बाद इसको बाहर ये बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ जो है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल a है। ठीक है, तो ये भी पृष्ठ का क्षेत्रफल a ही होगा, और ये जो पृष्ठ बना हुआ है इसका भी क्षेत्रफल
ए है, ठीक है। ये बिंदु P1 मान लीजिए, ये बिंदु P2 मान लीजिए, ठीक है। अब इस केस में ये बात समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अब ये मान लीजिए एक प्लेट है ना, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट पर एक गॉसियन पृष्ठ इसके परपेंडिकुलर है, मतलब कि इसमें से इंटर करके बाहर चला गया। अब इस केस में एक थोड़ा सा गॉसियन पृष्ठ इधर की ओर दिख रहा है और थोड़ा सा इधर की ओर दिख रहा है। अब इस केस में इस पृष्ठ से बाहर अंदर की ओर है और पूरा चार्ज किस पे है, इस पृष्ठ पर है, ठीक है। तो उस केस में ये चार्ज जैसा है, कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्जेबल है, यानी धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है। तो इस केस में इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर की ओर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी इधर की ओर होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, आवेश से दूर की ओर। क्यों? क्योंकि आवेश धनात्मक है, ठीक है। और इसके साथ साथ इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की ओर होगी। कहीं कहीं किताबों में इसका क्षेत्रफल DA लिखा होगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। इस पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल A है और इसका छोटा अवयव DA है। क्लियर है? अब इस केस में इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ये मैंने पहले ही बताया कि ये गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ का तो क्या ही आवश्यकता थी, तो भाई गॉस लॉ पढ़ रहे हो और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास जो सर्किट होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए ना। कैसा सर्किट होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। लेकिन आपके पास जो सर्किट है वो क्लोज नहीं है, क्योंकि ओपन है ना, अनंत लंबाई का है। अनंत लंबाई का पता नहीं कितना लंबा कितना चौड़ा। अब अनंत लंबाई का कितना लंबा कितना चौड़ा ये पता ही नहीं है। अब इस केस में हम लोग इसकी लंबाई चौड़ाई पता ही नहीं है, लेकिन उस केस में हम इसे क्लोज तो बना ही नहीं सकते ना, क्योंकि अनंत लंबाई का है। यदि लिमिटेड एरिया का हो तब उस केस में हम उसे क्लोज बना सकते हैं, मतलब बंद आकृति बना सकते हैं। तो बंद आकृति तो है ही नहीं, बंद आकृति की वजह से हमने यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ बनाया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई तो याद रखिएगा, बिना थ्योरी काम होने वाला नहीं है, ठीक है। विदाउट थ्योरी कोई काम नहीं होने वाला है। तो याद रखिएगा कि आपके एग्जाम के लिए थ्योरी मस्ट है और आपको थ्योरी आनी चाहिए। तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जो बातें मैंने कर रखी है, मतलब जो बातें मैंने की है वही चीज़ को थ्योरी में छाप देनी है, ठीक है। जो बातें हम लोगों ने की है ना, जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ बनाई है ना, वही चीज़ थ्योरी में एज इट इज छाप देनी है, जो आपके लैंग्वेज में बन सके, ठीक है। एग्जामिनर के लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है कि एग्जामिनर ने जिस लैंग्वेज में या जिस तरीके से अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करके नोट्स में आपके डाल रखे हैं वैसा ही प्रयोग करें, कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जिस लैंग्वेज में जिस शब्दों के साथ आप सहज अपने आप को महसूस करते हैं उस सहज शब्दों के साथ आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं या अपने एग्जाम के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है बेटा। आइए शुरू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। शुरू करते हुए कहां से शुरू करेंगे? माना, लेट है पूरा, एज्यूम है ना, एजम्पशंस है, ठीक है। माना कि अनंत विस्तार की अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर के ऊपर उपस्थित आवेश Q है, उपस्थित आवेश Q है, ठीक है। उपस्थित आवेश Q है, मतलब जो पूरा आवेश उस पर वितरित है वो आवेश Q है। Q आवेश को ही एक समान रूप से उसके ऊपर वितरित किया गया है। क्लियर है बेटा? ठीक है। आवेश Q है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है। जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, यानी Q आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित थी और उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के आधार पर उसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या है? सिग्मा है। क्लियर है बेटा इतनी बातें? ठीक है। अनंत विस्तार के चादर पर
अनंत विस्तार के तार के चादर पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसके दो बिंदु छोर P1 तथा P2 हैं जहां क्षेत्रफल dA है तथा जहां क्षेत्रफल dA है तथा बिंदु P1 तथा P2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है जिसकी दिशा पृष्ठ से दूर की ओर स्थित है ठीक है बेटा, दूर की ओर स्थित है। इतनी बातें समझ में आई क्या? ठीक है, दूर की ओर स्थित है, इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? बताइए, यहां तक में कोई परेशानी है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। नहीं है, यहां तक बातें समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी थ्योरी के बाद फिर यहां से कुछ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ के दोनों छोर से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स क्या आएगा भाई? दोनों छोर से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी प्लस, क्योंकि एक साइड से निकलेगा E इंटू डी, तो जितना एक साइड से निकलेगा उतना ही दूसरे साइड से भी निकलेगा। दूसरे साइड से कितना निकलेगा? E इंटू डी। क्लियर है? अब इस केस में यदि फाई ई बराबर हम लोग बात करें तो फाई ई बराबर, देखो एक चीज समझो, आप लोगों ने जो आकृति बना रखी है इस आकृति को ध्यान से देखो तो समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर वो भी इसी डायरेक्शन में है। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जब होगा तो इनके बीच का एंगल कितना होगा भाई? बताओ। इस केस में इनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी ए मिलके क्या आएगा? E डी ए कॉस थीटा प्लस E डी ए कॉस थीटा। चूंकि कॉस थीटा ऐसे मत लिखो, लिख लो चूंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन cos 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या मिल के आएगा? फाई ई इज इक्वल टू E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए प्लस E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ये निकल के आएगा। अब ये निकल के आया तो उस केस में हम लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू E इंटू डी ए, चूंकि हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू
ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ठीक है, चूंकि अब ये डी ए की वैल्यू है कितनी, डी ए, तो टोटल क्षेत्रफल जैसा कि मैंने वहां बताया इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू ए, मैंने लिखा था वहां। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है, उसका छोटा अवयव डी ए है, तो चूंकि हम लिख सकते हैं ऐसा, क्या लिख सकते हैं सर, फाई ई इज इक्वल टू, फाई ई इज इक्वल टू 2EA। ये रहा समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये रहा समीकरण नंबर 1। गॉस के नियमानुसार, गॉस के नियमानुसार फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या आएगा बेटा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 की बात करें तो समीकरण 1 भी फाई के बराबर, समीकरण 2 भी फाई के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू ई इंटू ए इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं। तो ई इज इक्वल टू मिल के आएगा क्यू अपान 2A एप्सिलॉन नॉट आएगा बेटा। ठीक है, यदि यहां आएगा तो E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान ए, चूंकि क्यू अपान ए इज इक्वल टू सिग्मा, पढ़ा है बेटा हम लोगों ने कहीं, क्यू अपान ए इज इक्वल टू सिग्मा। यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तो इस केस में ठीक है, इस केस में हम यहां लिख सकते हैं क्या कि E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा, इंटू सिग्मा, इट्स मीन दैट सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला ड्राइव होता है हमारे पास। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो यहां से अनंत लंबाई के अनंत विस्तार के एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट फाइंड आउट होता है। और एक बात इसमें याद रखिएगा कि चालक चादर के निकट, मतलब अचालक चादर का निकट, ये चादर यदि हमारे पास है तो इस चादर से यदि जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी इधर है, तो उस केस में यहां पर जितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी यहां पर भी उतनी ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां E मिल रही है तो यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ही मिलेगी, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा। यदि यहां पर और यहां पर ये दोनों दूरी सेम है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई डैश मिल रही है तो यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई डैश ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि अनंत विस्तार की समतल चालक चादर के निकट, ठीक है, विस्तार अनंत विस्तार के समतल चादर अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, और चादर के निकट समान दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होती है। क्लियर है बेटा, उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, पानी पी लिया जाए तो जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर है, हो गया यहां तक। यदि यहां तक कर लिया तो अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। अगली हेडिंग के अंदर, ठीक है, अगला हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कि बहुत आसान सा है। और एक बात याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, गॉस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो गॉस प्रमेय में टोटल 6 एप्लीकेशंस हैं। 6 में से एक तो पढ़ना ही नहीं है, बचे 5 में से केवल 3 ही इंपॉर्टेंट है। एक जो मैंने पहले पढ़ाया था, एक जो मैंने अभी पढ़ाया है, और एक मैं जो अभी 5वां पढ़ाऊंगा, मतलब अभी दूसरा हुआ ना, फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ चुके थे, सेकेंड एप्लीकेशन ये पढ़ा, थर्ड और फोर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट होने का मतलब क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होने का मतलब कि वो हमारे एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, और जो एग्जाम में नहीं आता है उसमें क्या ही बात करनी है। ठीक है, तो फिर भी मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है, दोनों को ऐड ऑन कर दे रहा हूं यहां पर, दोनों समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद फिर
आगे बढ़ेंगे, पहले हेडिंग समझिए। हेडिंग क्या है भाई? यदि हेडिंग की बात करें तो आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, ये हमारी तीसरी हेडिंग है और इसके लिए थ्योरी बहुत मस्ट नहीं है, मतलब कि कुछ स्पेशल बनता ही नहीं है यार, ठीक है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, बनाते हैं। माना अनंत विस्तार की अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित एक समान रूप से आवेशित परिमित लंबाई एवं लघु मोटाई की एक समान रूप से आवेशित परिमित लंबाई तथा लघु मोटाई का चालक है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस केस में पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। माना कि चालक प्लेट के एक ओर ठीक बाहर, माना कि चालक प्लेट के ठीक बाहर माना चालक प्लेट के ठीक बाहर की ओर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है बेटा, ज्ञात करनी है। ठीक है, माना कि प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं है, माना कि प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं है, माना कि प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं है, माना कि प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं है। इस प्लेट को आवेश की दो समतल चादर, इस प्लेट को दो आवेश की समतल चालक चादर
चादर फर्स्ट एवं सेकेंड, प्रथम एवं द्वितीय, ठीक है, चालक चादर प्रथम एवं द्वितीय के तुल्य माना गया है, के तुल्य मतलब समान, तुल्य माना गया है, माना गया है। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ रही है? ये केवल थ्योरी है ना। अब इसको बेस समझो। मान लो कि एक चादर हमने लिया, बेलनाकार नहीं है, ऐसे ही मैंने बना दिया, ठीक है। एक हमारा ये रहा पहला और दूसरा प्लेट ये रहा, दोनों पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, आवेश वितरित है दोनों पर, ठीक है। अब इसके बाहर एक बिंदु P है, ठीक है। तो प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, ठीक है। और दोनों के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा है, पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या है? सिग्मा है। तो प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर होगी, वो किधर की ओर? इधर की ओर। यदि प्लेट 2 के कारण बात करें तो वो भी इधर की ओर होगी, यानी E1 और E2, E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में होंगे क्या? बोलो भाई, E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में होंगे। यदि दोनों एक ही दिशा में होंगे तो उस केस में प्लेट 1 के कारण, प्लेट 1 के कारण, प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी भाई? तीव्रता आएगी E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर प्लेट 2 के कारण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिल जाएगा? E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 की वैल्यू क्या मिलेगी भाई? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 की वैल्यू क्या मिलेगी? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों को सॉल्व करोगे तुम तो E बराबर तुम्हें मिलेगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिला? E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी जो हेडिंग आपके पास है, हेडिंग है आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो व्यंजक प्राप्त होता है वह E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट फाइंड आउट होता है। क्लियर है बेटा? बोलो, बात समझ में आ रही है? यदि बात समझ में आ गई, यदि बात समझ में आ गई तब उस केस में, अब उस केस में एक और कंडीशन लेके चलनी है कि समान पृष्ठ आवेश घनत्व की ऋण आवेशित तथा धन आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब वो क्या होगी? वो आएगी तो इतनी ही, मतलब इसके बाद वाली जो हेडिंग है वो आएगी इतनी ही, लेकिन मैं उसे बस समझाऊंगा, कोई थ्योरी नहीं कराऊंगा, ठीक है। वो उसकी थ्योरी आपका होमवर्क है। क्लियर है? जो लोग होमवर्क कर देंगे, ठीक है, होमवर्क करके मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करेंगे 8960264320 कि सर मैंने कर दिया और ये रहा, ठीक है। इस नंबर पे लिख के आप हमें व्हाट्सएप जरूर करेंगे 8960264320। चलिए आइए शुरू करते हैं, ठीक है। समझाते हैं। पहले एक प्लेट है हमारे पास जो कैसा है? धन आवेशित है। ये प्लेट 1 है हमारा, फर्स्ट प्लेट है। चलो एक प्लेट और है हमारे पास, कैसा है? ऋण आवेशित है, ठीक। अब इस केस में कभी भी बिंदु आप लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, तो बिंदु कभी भी बीच में मत लीजिएगा।
इन दोनों के मध्य बिंदु, मध्य पॉइंट में यानी मध्य स्थिति में यदि आप कोई बिंदु लेकर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, कह तो क्यों हो जाएगा सर? एक चीज समझिए, यदि आवेश की मात्रा बराबर है दोनों साइड में, यदि आपने यहां बिंदु ले लिया तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर जाएगी, ठीक है, और इसके कारण भी इधर की ओर जाएगी, दोनों एक दिशा में। दोनों के लिए E बराबर क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों कैंसिल आउट होकर क्या आएगा? आंसर 0। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसी अवस्था में काम नहीं करना है। आपको काम करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वैद्युत क्षेत्र जो लेना है वह हमेशा, मतलब जो बिंदु लेना है वो हमेशा दोनों प्लेट के बाहर कहीं लेना है। तो ये रहा, मान लीजिए मैंने यहां कोई बिंदु ले लिया P, ठीक है। अब इस धनावेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर जाएगी कि नहीं? मान लीजिए हमने E1 मान लिया, और इस ऋणावेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर जाएगी? बताइए। ऋण आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जाएगी, E2, यानी E1 और E2। अब इस केस में इस बात को याद रखिएगा कि E1 इज इक्वल टू E2। भाई थोड़ा ध्यान से समझो, यदि E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट हैं और इक्वल वैल्यू के साथ हैं तो कैंसिल आउट नहीं होंगे क्या? होंगे ना। यदि कैंसिल आउट होंगे तो उस केस में आपको ये वैल्यू कहाँ रखनी है, किस प्रकार से रखनी है, ठीक है। यही एक छोटा सा झमेला है इस पूरे चैप्टर में, हालांकि मतलब पूरे टॉपिक में और कोई विशेष लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि बिंदु P लिया है आपने, ठीक है, यदि बाहर लिया है, ठीक है, बाहर ले रखा है तो बाहर ले सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, उल्टा हो गया प्रोसेस, वो समझ लीजिएगा कि बाहर लेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और अंदर लेंगे तो वैल्यू कुछ ना कुछ आएंगी। तो मान लीजिए इस बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु P ले लेते हैं, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर की ओर और E2 वो भी इधर की ओर। अब इस केस में यदि आप इसको जोड़ेंगे तो E1 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट अपान 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू? E की वैल्यू। E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? बोलो भाई, समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो ये आपका होमवर्क है, ये आप करके आओगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप करके आओगे। इतना करने के बाद जब बच जाएगा, मतलब कि एक लास्ट टॉपिक बचेगा जिसके साथ मैं इसके लास्ट लेक्चर को लेके आऊँगा और इसको कंप्लीट कराने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाला सेगमेंट, ठीक है, और फिर न्यूमेरिकल वाला हिस्सा शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।